15 पढ़ेंगे लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल व्हेन, यानी जो अधिगम है वो सबसे ज्यादा अर्थपूर्ण और प्रभावशाली होता है कब, यानी कब जो लर्निंग है वो कब सबसे बेस्ट होगी या सबसे बेहतर कब सिखाया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है इट अकर्स इन कॉन्टेक्चुअलाइज्ड मैनर, यानी जब कॉन्टेक्स्ट में संदर्भ में जोड़ दिया जाए। जैसे मैं बात कर रही हूँ नॉन एग्जाम्पलर्स की, तो मैंने आपको 4 चीजें बताई साथ में, मतलब कॉन्टेक्स्ट समझाया उस चीज का, तो बिल्कुल अच्छी बात है, लर्निंग अच्छे से हो पाएगी। लर्नर्स आर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, अगर आप परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है दैट मींस आपका ध्यान सिर्फ मार्क्स पे होगा, तो ये तो बेस्ट तरीका नहीं हुआ। लर्नर्स आर मोटिवेटेड बाय इंट्रिंसिक फैक्टर्स, तो ये बात भी ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर्स से मोटिवेटेड है। इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन डिस्कनेक्टेड चंक्स, ये प्रॉब्लम है कि आप इंफॉर्मेशन को डिस्कनेक्टेड चंक्स में क्या करें, पेश करें। ठीक है। लर्निंग मीनिंगफुल कब होगी, मोस्ट इफेक्टिव कब होगी, जब ये कॉन्टेक्चुअलाइज्ड मैनर में होगी, जब ये संदर्भित रूप में होगी। देखो मान लीजिए मैं आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हूं, ठीक है, मैं आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हूं, लेकिन अगर कोई डिस्कनेक्टेड वे में मुझे समझाएगा तो समझ नहीं आएगा, चाहे मैं अंदर से मोटिवेटेड हूं कि नहीं हूं, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये आंसर हो सकता था, बट इससे बेटर आंसर ए ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, अंदर से मोटिवेशन से होगा कि अगर आप डिस्कनेक्टेड बढ़ा रहे हैं, अगर आप संदर्भ से या लाइफ से जोड़ ही नहीं रहे हैं। मीनिंगफुल कब होती है लर्निंग, जब लाइफ से जोड़ दी जाए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 16 है अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे के अनुसार, प्याजे वाइगॉस्की कोहलबर्ग पे एक 1.5 घंटे की वीडियो है या पता नहीं 4 घंटे की, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट हाँ कई मिलियन लोग उसको देख चुके हैं। वो थियरीज तीनों आप एक वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे एन ऑनगोइंग प्रोसेस विच रिफाइन्स एंड ट्रांसफॉर्म्स, यानी जीन पियाजे के अनुसार एक ऑनगोइंग प्रोसेस, यानी जो चलती रहती है प्रक्रिया, किसके लिए, जब जरूरत पड़े रिफाइन करने के लिए, जब जरूरत पड़े ट्रांसफॉर्म करने के लिए, किनको, मेंटल स्ट्रक्चर्स को, तो इज कॉल्ड। अब कई लोगों ने ये पढ़ के दिमाग में सोच लिया होगा स्कीमा की बात हो रही है, बट ऑप्शन में ही नहीं है ना, हमें तो उत्तर ऑप्शन के अनुसार देना होता है। ठीक है, देखिए डेफर्ड इमिटेशन होता है कि बच्चे ने, ये सेंसरी मोटर स्टेज में आता है, जन्म से 2 वर्ष तक बच्चे ने पापा को शेविंग करते हुए देखा और या लिपस्टिक लगाते हुए देखा मम्मी को, और किसी दिन वो पूरा लिपस्टिक में पुता हुआ घूम रहा है। ये डेफर्ड इमिटेशन है कि उसको अनुकरण करना आ गया, बट डेफर्ड मतलब वो याद रख सकता है, बाद में भी उस चीज को रिपीट कर सकता है, मेमोरी आ गई है उसमें। ऑब्जेक्ट परमानेंस है कि चीज सामने है या नहीं है लेकिन दिमाग में परमानेंट है, ये भी जन्म से 2 वर्ष में ही आ जाता है सेंसरी मोटर में। ठीक है, इन चीजों को बार बार दिमाग में रखिए। एसिमिलेशन होता है ऐड करना किसी चीज को, तो यहाँ पे सिर्फ ऐड करने की बात नहीं हुई, ट्रांसफॉर्म की भी बात हुई है। ऑनगोइंग प्रोसेस है जो रिफाइन करती रहती है, बैलेंस करती रहती है जब जरूरत पड़ती है। तो आंसर होगा इक्विलिब्रेशन, संतुलीकरण। ये कॉन्टिन्यूअसली चलता रहेगा, जो आपके दिमाग में है और जो दुनिया में है, दोनों को आप बैलेंस बनाने की कोशिश करते रहते, नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कृपा करके इसको ठीक कर लीजिए, सिर्फ 16% लोगों ने आंसर सही दिया है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 17 है आफ्टर सीइंग स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, एक मतलब बच्चों को किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में स्ट्रगल करते हुए देखा किसी टीचर ने। अ टीचर गेव देम हिंट्स एंड हाफ सॉल्व्ड एग्जांपल्स, टीचर ने क्या दिए, हिंट दिए कि इसको ना ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, और हाफ सॉल्व्ड एग्जांपल्स दिए, यानी थोड़ी कुछ चीजें सॉल्व करके दे दी, थोड़ी वो आगे जाके करेंगे बच्चों को असिस्ट करने के लिए। एज पर लेव वाइगॉस्की's थियरी दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, यानी वाइगॉस्की की थियरी के अनुसार ये किस चीज का एग्जांपल है। कितनी बार हमने डिस्कस किया है, टेम्परेरी हेल्प, टेम्परेरी स्ट्रक्चर ऑफ हेल्प, या फिर हिंट देना, हाफ सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स देना, क्यूज देना, है ना। जो हम हिंट की बात कर रहे हैं ये स्कैफोल्डिंग का उदाहरण होता है, मचान का उदाहरण होता है, ना रिवर्सिबिलिटी है, ना एक्सपोजिटरी टीचिंग है कि भर दिया आपने दिमाग में। ठीक है, सिंपल अस्थाई मदद स्कैफोल्डिंग कहलाती है, जहां बच्चा अटके के उसको आप मदद देंगे, हिंट देंगे, क्यू देंगे, आधा सॉल्व करेंगे, कोई स्टेप सॉल्व करेंगे। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो कि आप लोग दे भी रहे हैं सही। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा एक बार। विच थियरिस्ट असर्टेड दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस, यानी किस थियरिस्ट ने कहा कि संज्ञानात्मक विकास जो है वो कोलैबोरेटिव प्रोसेस है। कोलैबोरेटिव का मतलब क्या है, जहां सब साथ में आकर के सीखें, कोऑपरेशन से सीखें, ग्रुप में सीखें। ठीक है, एक दूसरे से कोलैब करके सीखें। ठीक है, तो किस थियरिस्ट ने कहा कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब आपकी मानसिक क्षमताओं का विकास। मानसिक क्षमताएं कौन सी है हमारी, सोचना यानी थिंकिंग, समझना अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या समाधान, इमेजिनेशन यानी कल्पना करना, डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेना। ये सब क्या है, ये हमारी मानसिक क्षमताएं तो हैं जिसमें हमारी बुद्धि भी शामिल है। तो
इनको बेहतर किया जा सकता है कोलैबोरेटिव प्रोसेस में, यानी ग्रुप में सीख करके। ये एक ही व्यक्ति कहेंगे, लेव वाइगोस्की, है ना। यही समाज, संस्कृति और भाषा की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 19। वन ऑफ द चीफ क्रिटिसिज्म्स ऑफ लॉरेंस कोहलबर्ग थियरी इज दैट, लॉरेंस कोहलबर्ग ने कौन सी थियरी दी है? मॉरल डेवलपमेंट की थियरी दी है उन्होंने। इसकी मुख्य आलोचना में से कौन सी एक आलोचना है? लॉरेंस कोहलबर्ग की थियरी की मैंने आपको 3 आलोचनाएं बताई हुई हैं। अगर आपने प्लेलिस्ट में भी वीडियो देखी हुई है, बैचेस में भी अगर आप हैं, तो यू शुड नो दिस कि लॉरेंस कोहलबर्ग की क्रिटिसिज्म मेन क्या है। 3 चीजें हैं। एक तो ये कल्चर का ध्यान नहीं रखती थियरी। भाई अमेरिका में माँ बाप से अलग हो जाना बहुत इजी चीज है, या कह सकते हैं कि नॉर्मल है। इंडिया में हो सकता है वो चीज इजीली ना होती हो, है ना। और क्या हो सकता है? दूसरी चीज है यहाँ पे कि एक तो ये कल्चर न्यूट्रल नहीं है, मतलब कल्चर का प्रभाव पड़ता है मॉरल डेवलपमेंट पे। दूसरा जेंडर बायस थियरी है ना। क्या है? जेंडर बायस थियरी है, ठीक। मतलब फेमिनिन एस्पेक्ट को यहाँ पे ध्यान में रखा गया कि फीमेल्स जो है वो इमोशनल होती है कंपैरेटिवली मेल्स के, और भी बहुत सारी चीजें हैं। थर्ड और कोई पॉइंट था जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, ठीक। किसी को याद आ रहा हो तो कमेंट में बता देना वीडियो देखने के बाद। तो हिज थियरी अंडरमाइंस द फेमिनिन पर्सपेक्टिव। बिल्कुल सही बात है कि जो फेमिनिन पर्सपेक्टिव है, जो नारी परिप्रेक्ष्य है, उस पर ध्यान ही नहीं दिया, अंडरमाइन करती है ये थियरी ने, महिलाओं के पर्सपेक्टिव पे फोकस ही नहीं किया। फिर है बी ऑप्शन, ही डिड नॉट रेफर टू पियाजेस थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। भाई रेफर करना कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, वो पियाजे की थियरी से इंस्पायर्ड है, ये तो कोई क्रिटिसिज्म में आता ही नहीं है। फिर है ही डज नॉट प्रपोज स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज ऑफ चिल्ड्रन एट ईच स्टेज। उन्होंने हर एक स्टेज पे क्या क्या रिस्पॉन्स होंगे बताया हुआ है। ही डिड नॉट कंडक्ट एनी रिसर्च ऑन चिल्ड्रन। देखो कुछ ऐसा भी नहीं कह सकते कि रिसर्च बिल्कुल नहीं हुई, उन्होंने बच्चों को बुलाया, एग्जांपल्स लिए, डिस्कशन हुआ उस पे, ठीक है। तो ए ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर ओवर हियर कि ये फेमिनिन पर्सपेक्टिव को अंडरमाइन करती है, कम आंकती है, जेंडर बायस थियरी। और कैसा ऐसा किसने कहा? इन्हीं की स्टूडेंट कैरल गिलिगन ने इस चीज पे इनको क्या किया है? क्रिटिसाइज किया है, आलोचना की है। अभी भी जीवित हैं कैरल गिलिगन, तो कोहलबर्ग ने तो सुसाइड कर लिया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 20th। हार्वर्ड गार्डनर सजेस्टेड दैट देयर आर डिस्टिंक्ट काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस, यानी 8 प्रकार की बुद्धि होती है, मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी बहुबुद्धि के सिद्धांत में हार्वर्ड गार्डनर ने कहा है डिस्टिंक्ट काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस, डिफरेंट काइंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंस वाज नॉट प्रपोज्ड बाय हार्वर्ड गार्डनर, यानी कौन सा एक प्रकार हार्वर्ड गार्डनर ने नहीं दिया बुद्धि का। 4 ऑप्शन हैं आपके पास बुद्धि के प्रकार के, उनमें से कौन सा एक ऑप्शन हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार या हार्वर्ड गार्डनर ने दिया ही नहीं था कभी, इसका जवाब आप देंगे ऑप्शंस में। तो 25% ए कह रहे हैं और 54% लोग डी कह रहे हैं। तो 54% हम मेजोरिटी के साथ जाएंगे। कई बार तो आपकी मेजोरिटी भी इतने खराब आंसर दे देती है, आज आप लोगों ने कई आंसर गलत दिए हैं, मेजोरिटी ने, वो भी, है ना। देखिएगा एक बार इस चीज को। अगर मैं बात करूं यहाँ तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस दी तो है गार्डनर ने। ए.आर. रहमान का एग्जांपल कितनी बार दिया है, सोनू निगम का एग्जांपल कितनी बार दिया है, आपके प्यारे अरिजीत सिंह का एग्जांपल कितनी बार दिया है, लता मंगेशकर जी का एग्जांपल कितनी बार दिया है, क्यों भूल जाते हो। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस भी है, बॉडीली काइनेस्थेटिक भी है, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस इज नॉट देयर। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की बात किसने की है, याद करो थोड़ा सा, है ना। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की किसने बात की है? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, PCA, प्रैक्टिकल क्रिएटिव एनालिटिकल। तो ये गार्डनर ने नहीं दी, इसीलिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 5 क्वेश्चन और करेंगे लगे हाथों। क्वेश्चन नंबर 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट्स अ कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग अप्रोच इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प प्रगतिशील कक्षा में संरचनात्मक शिक्षण का उदाहरण देता है। यानी प्रगतिशील शिक्षा या कक्षा क्या होती है, जिसपे जॉन डुई भी बात करते हैं, जहां बच्चा एक्टिव है, जो चाइल्ड सेंटर्ड है, जो बच्चे की नीड, उसके इंटरेस्ट, उसके एप्टीट्यूड, उसके एटीट्यूड को ध्यान में रख करके जहां एक्टिविटीज प्लान्ड होती है। कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग क्या है, जहां बच्चा कंस्ट्रक्शन करे। अगेन दोनों ही बातें कुल मिला के कहती हैं कि बच्चा एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। रचनावाद वही रचनावाद है जिससे पियाजे, वाइगोस्की, ब्रूनर बिलोंग करते हैं, जो एनसीएफ जिस पे बेस्ड है कि बच्चा करके सीखता है, ये मानता है। रचनावाद भी मीनिंगफुल लर्निंग की बात करता है, अर्थपूर्ण होना चाहिए जो अधिगम है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 है मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस, यानी विविध स्पष्टीकरण देना होगा। सही बात है, डिफरेंट वे में समझाओ। रोट मेमोराइजेशन, भाई जहां बच्चा एक्टिव है वहां रटने पे फोकस क्यों करेंगे। वर्बेटिम और रिकॉल, यानी रट्टे लगा लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कहां से आया किसी को नहीं पता। फिर रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट भी अगेन कंस्ट्रक्टिविज्म में फॉलो नहीं किए जाते, व्यवहारवाद के प्रोडक्ट हैं ये। व्यवहारवाद ने दिया है ये रिवॉर्ड और पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। स्पेशली थॉर्नडाइक बात करते हैं रिपीटेड ड्रिल एंड प्रैक्टिस, बस अगेन
2 एकम 2, 2 दूनी 4, ड्रिल प्रैक्टिस लगातार कराते रहो, चाहे कुछ पल्ले पड़े ना पड़े, बस आपको पता होना चाहिए, डेफिनेशंस आपने रटी हुई है, मीनिंग पता हो ना पता हो। तो ए ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर। विविध स्पष्टीकरण, ये होगा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का उदाहरण, जहां बच्चा एक्टिव है, जहां बच्चा सक्रिय है। तो ए ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 22। देखो जो लोग नए लोग हैं वो यूट्यूब पे स्पीड कम करके भी देख सकते हैं, क्योंकि मेरी जो बोलने की गति है वो कई बार ओवर स्पीड हो जाती है, और जो लोग नया शुरू करते हैं ये सब्जेक्ट उनको दिक्कत हो सकती है। मैं कोशिश करूंगी वैसे थोड़ा धीमे चलने की, बट इससे धीमे और क्या ही चले, कितना धीमे चले, कहीं पहुंच नहीं पाएंगे फिर। देखिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 22 है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म यानी बहुभाषिता के संदर्भ में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट अप्रोच, यानी उपयुक्त अप्रोच है, दृष्टिकोण है, इनमें से कौन सा, बताइएगा एक बार, फटाफट बताओ। सी ऑप्शन कह रहे हैं 61% लोग, स्टूडेंट शुड बी पेनलाइज्ड फॉर यूजिंग देयर मदर टंग। भाई बच्चों को उसकी मातृभाषा यूज करने पे कौन धमका देगा, बिल्कुल नहीं कर सकते, ये आप दंड दे नहीं सकते। द स्कूल शुड एडमिट ओनली दोज स्टूडेंट्स हुज मदर टंग इज सेम एज द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी मान लीजिए स्कूल में अगर इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, तो सिर्फ उन बच्चों को एडमिशन देंगे जिनको इंग्लिश बोलनी आती हो या जिनकी फैमिलीज में इंग्लिश बोली जाती हो। डजंट मेक सेंस, कोई सेंस नहीं है इस बात का। जो आपका 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है, त्रिभाषा सूत्र, जिसकी बात कोठारी आयोग करता है, आज तक हम उसको फॉलो कर रहे हैं, वहां सिंपल बात हुई है, बच्चे की मदर टंग में, मातृभाषा में एटलीस्ट प्राइमरी एजुकेशन आप उसको देंगे। अब बात आती है द टीचर शुड रिस्पेक्ट एंड क्रिएट अ क्लासरूम एनवायरनमेंट व्हिच सपोर्ट्स इंक्लूजन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। ये बात हमें थोड़ी सी सही लग रही है कि मल्टीलिंगुअलिज्म यानी बहुभाषिता, जहां कई प्रकार की भाषाएं, बहुभाषाएं हों। एक बच्चा है जो पंजाबी बोलता है, दूसरा है मलयालम बोलता है, गुजराती बोलता है, हिंदी बोलता है, पंजाबी बोलता है, सबको, भोजपुरी बोलता है, सबको बिठाया जाएगा, क्योंकि मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब ये है मल्टीपल भाषाएं, मल्टीपल लैंग्वेजेस। तो ऐसा एनवायरनमेंट आप क्रिएट करेंगे जहां हर बच्चे की मातृभाषा को रिस्पेक्ट दी जाती हो। फिर है डी ऑप्शन, द टीचर शुड इग्नोर चिल्ड्रन हु यूज देयर मदर टंग इन द क्लास, यानी टीचर को उन बच्चों को इग्नोर करना चाहिए जो अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं क्लासरूम में। भाई बच्चा मातृभाषा का प्रयोग नहीं करेगा, किसका करेगा, भाई उसको तो मातृभाषा ही आती है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, कि आपको सभी का सम्मान करना है, सभी भाषाओं का। मल्टीलिंगुअलिज्म का यही मतलब है कि मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है, एक रिसोर्स है, ठीक है। ये बात आप याद भी रख सकते हैं, जो बहुभाषिता है यानी बच्चे क्लास में मल्टीपल लैंग्वेजेस बोलते हैं, दिस शुड बी कंसिडर्ड एज अ रिसोर्स। तो मल्टीलिंगुअलिज्म यानी बहुभाषिता, ये आपको हर सब्जेक्ट की पेडागोजी में काम आएगा, स्पेशली हिंदी, इंग्लिश और नॉर्मल पेडागोजी में। तो मल्टीलिंगुअलिज्म इज अ रिसोर्स। एक क्लास में कई भाषाएं बोलने वाले बच्चे हैं, इस चीज को आप कभी भी नेगेटिव नहीं लेंगे। बहुभाषिता एक संसाधन है, संसाधन समझते हैं ना, जैसे आपका फोन अभी के लिए संसाधन बना होगा सीखने का, ठीक है, यानी एक सोर्स है, एक रिसोर्स है जो पॉजिटिवली यूज होनी चाहिए। यानी एक क्लास में कई सारी भाषाएं बोलने वाले बच्चे क्या हैं, वो हिंडरेंस नहीं है ना, हिंडर नहीं करेंगे, रुकावट नहीं बननी चाहिए बहुभाषिता, ठीक है, नॉट अ हिंड्रेंस बट अ रिसोर्स। तो ये रुकावट नहीं है बहुभाषिता। बहुभाषिता क्या है, संसाधन है, टीचर को इसको संसाधन के रूप में यूज करना है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, चिल्ड्रन हु ऑफन सी देयर पेरेंट्स क्रॉस नॉर्मेटिव जेंडर लाइंस सच एज मदर्स रिपेयरिंग द अप्लायंसेस एंड फादर्स टेकिंग केयर ऑफ द बेबी आर डैश, यानी वही बच्चे जो कि अक्सर अपने अभिभावकों को मानकीय जेंडर रेखाओं को पार करते हुए देखते हैं। दैट मीन्स जो समाज में जेंडर रेखाएं बनी हुई हैं, जो स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं कि अच्छा बच्चा हुआ है, मतलब किसी का जन्म हुआ है बच्चे का, तो उसकी माँ ही उसका ध्यान रखेंगी, पिताजी का तो पता ही नहीं, वो तो कहीं भी उड़े फिर रहे हैं, है ना, और मम्मी ध्यान रखती हैं एटलीस्ट कुछ सालों तक, तो शुरुआत में। तो वो बच्चे जिन्होंने देखा है कि उनके घर में उनके पापा खाना बना लेते हैं, उनकी मम्मी घर के मान लो कोई कुछ सामान खराब हो रहा है वो ठीक कर देती है पेचकस ला करके, ठीक है, तो वो बच्चे जो ये देख रहे हैं कि पापा भी खाना बना सकते हैं, मम्मी भी बाहर जा सकते हैं बाइक चला के, कोई दिक्कत नहीं है, तो उनके दिमाग में स्टीरियोटाइप्स हट जाएंगे, ऑब्वियस है, ठीक है। जिन बच्चों ने पापा को बच्चे की केयर करते हुए देखा है और मम्मी को घर के बाकी काम करते हुए देखा है, सामान रिपेयर करते हुए देखा है, रिमोट खराब हो गया मम्मी खोल के लगी पड़ी है, अब ऐसे बच्चों के दिमाग में ऐसा थोड़ी आएगा कि ये काम सिर्फ लड़कियों का है और ये लड़कों का है, उनके दिमाग में तो सारी चीजें नॉर्मल हो गई। तो
लेस लाइकली टू अडियर टू जेंडर स्टीरियोटाइप्स, ऐसे बच्चों में कम संभावना होगी कि वो लिंग रूढ़िवादिताओं का अनुसरण करेंगे, पालन करेंगे, कि तुम लड़की हो तुम खाना बनाओगी हम टीवी देखेंगे, ये नहीं होगा इस तरह के बच्चों में, या कम संभावना हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने घर में एग्जाम्पल देखा है ना, कि मान लीजिए हमारी मम्मी काम पे जाती थी तो माय फादर यूज्ड टू हेल्प, तो ठीक है ये नॉर्मल चीज है, दोनों हेल्प कर सकते हैं। अब जिसने बिल्कुल ही नहीं देखा, हो सकता है उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत रहे या संभावना बढ़ जाए जेंडर स्टीरियोटिपिकल होने की। ठीक, मोर लाइकली टू प्रैक्टिस जेंडर सेग्रीगेशन, तो इसमें सिर्फ लड़कों का ही योगदान नहीं है, ये एज अ सोसाइटी हमारा योगदान है स्टीरियोटाइप्स को बढ़ावा देने में। ठीक, मोर लाइकली टू प्रैक्टिस जेंडर सेग्रीगेशन, ऐसा नहीं है कि अलग थलग हो जाएंगे, जेंडर प्रैक्टिस स्टीरियोटाइप नहीं। लेस लाइकली टू ब्रेक जेंडर नॉर्म्स, नहीं, अपने आप ब्रेक हो जाएंगे जब वो चैलेंजिंग रोल्स में देख रहे हैं। सिर्फ 55% अभी तक सही उत्तर दे पा रहे हो उस बात का। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, स्टीरियोटाइप क्या है? स्टीरियोटाइप वो धारणाएं हैं जो पहले से चली आ रही हैं समाज में, ठीक, कि लड़के रोते नहीं है, लड़कियां बाहर काम नहीं करेंगी, ये सब स्टीरियोटाइप्स हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, द पर्पस ऑफ असेसमेंट अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी एनईपी 2020 के अनुसार बच्चे के आकलन का जो पर्पस है, जो उद्देश्य है, फर्स्ट ऑप्शन है टू जनरेट स्ट्रेस एंड इंड्यूस फियर अमंगेस्ट स्टूडेंट्स टू एंश्योर लर्निंग लेवल्स, कि बच्चे में भय पैदा करना है कि कितना सीखा है, कितने नंबर लाओगे, इस चीज का डर पैदा करना है, एनईपी ये कहती है। या फिर बी ऑप्शन, टू रिवाइज टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस, यानी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें कुछ परिवर्तन लाना, उन मेथड्स में, उन तरीकों में, हाँ हो सकता है। टू ऑप्टिमाइज लर्निंग एंड डेवलपमेंट, यानी अधिगम और विकास को और बेहतर बनाना, ऑप्टिमाइज करना, अनुकूलित करना। टू सपोर्ट स्टूडेंट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लासरूम, यानी बच्चों को सपोर्ट करना, चाहे वो क्लास के अंदर हो चाहे क्लास के बाहर हो। तो असेसमेंट ऐसा ही होना चाहिए जिससे बच्चों को सपोर्ट मिले, जहां कमी है वो दूर हो। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में अगर कुछ अच्छा हो सकता है, मेथड्स अच्छे आ सकते हैं, तरीके अच्छे हो सकते हैं, तो वो करें। लर्निंग के लिए बेस्ट कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट मिले। तीनों बातें सही है, गड़बड़ कहाँ है? फर्स्ट ऑप्शन में। तो 76% लोग आंसर दे रहे हैं डी ऑप्शन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, जो कि सही भी है। फर्स्ट वाला गलत है, क्योंकि दुनिया के किसी आकलन का, किसी टेस्ट लेने का, किसी इवैल्यूएशन का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि बच्चे में डर पैदा हो जाए एग्जाम्स को लेकर के। ठीक है, वो इनडायरेक्टली हो जाता है बट होना नहीं चाहिए। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, डायनामिक असेसमेंट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड, यानी गत्यात्मक मूल्यांकन क्या समझने में मदद करता है? गत्यात्मक आकलन होता क्या है? यानी आप डिफरेंट तरीके से डिफरेंट टाइम पे बच्चे को असेस कर रहे हैं, उसके अंदर डर नहीं पैदा कर रहे हैं, टेस्ट को लेके, असेसमेंट को लेके, इवैल्यूएशन को लेकर के। ठीक है जी, तो पहला ऑप्शन है द इंटेलिजेंस कोशेंट ऑफ अ चाइल्ड, यानी जो आईक्यू है बच्चे का, उसको समझने में हेल्प करेगा डायनामिक असेसमेंट, इसलिए थोड़ी होता है। रिलेटिव रैंक ऑफ द स्टूडेंट इन कंपैरिजन टू हर पीयर्स, कंपैरिजन में मदद करेगा, ये भी उद्देश्य सही नहीं है। द स्पेसिफिक लर्निंग नीड्स ऑफ अ चाइल्ड, हाँ, बच्चे की व्यक्तिगत रूप से क्या नीड्स हैं इसको समझने में हेल्प करेगा डायनामिक असेसमेंट, क्योंकि ये अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग तरीके से आकलन होगा उनका। कोई बच्चा है जिसको आपको पता है कि वो बोल के अच्छा समझा सकता है, तो उससे ओरल टेस्ट ले लो बजाय कि लिखवाने के। ठीक है, तो स्पेसिफिक लर्निंग नीड को केटर करेगा। डायनामिक का मतलब क्या? जो फ्लेक्सिबल हो, जो चेंजेबल हो बच्चे की नीड के अनुसार। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इफ चाइल्ड इज फिट टू स्टडी इन अ रेगुलर स्कूल और नॉट, ऐसा कुछ नहीं है, सारे बच्चे, सब तरह के बच्चे, ऑल चिल्ड्रन कैन लर्न इन रेगुलर स्कूल्स ओनली, या इंक्लूसिव स्कूल्स जिसको हम कहते हैं, रेगुलर का मतलब। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आउट ऑफ 25 कितने ठीक हुए?